त्विषा शर्मा केस। आज हम इस पूरे घटनाक्रम के सबसे अहम हिस्से का एक डीप डाइव विश्लेषण करने वाले हैं। बाहर से देखें तो ये दो अलग अलग कहानियों का एक उलझा हुआ जाल लगता है, राइट? लेकिन आज हम इसे एक पुलिस इन्वेस्टिगेटर के चश्मे से देखेंगे। सोचिए, जब किसी आरोपी से 7 दिनों तक लगातार लेयर बाय लेयर पूछताछ होती है तो पुलिस एक ठोस केस कैसे बिल्ड करती है। आइए इस इंटेरोगेशन ब्लूप्रिंट को मिलकर डिकोड करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन 5 अहम पहलुओं से गुजरेंगे। पहला, 12 मई की घटना। दूसरा, पति की कहानी। तीसरा, परिवार के संगीन आरोप। चौथा, क्राइम सीन का पुनर्निर्माण। और आखिर में सबसे जरूरी, फोरेंसिक जांच। आइए शुरू करते हैं। तो चलिए आते हैं अपने पहले हिस्से पर। 12 मई का दिन, ये इस पूरे केस का सबसे बड़ा रहस्य है। पुलिस का मेन टारगेट उस दिन के बेसिक फैक्ट्स को पूरी तरह से क्लियर करना है। सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है ना कि आखिर 12 मई को हुआ क्या था। पुलिस एक एक मिनट का हिसाब लगाने में जुटी है। सुबह से शाम तक त्विषा ने क्या किया, वो कहाँ गई, किससे बात की, उनकी मानसिक स्थिति आखिर कैसी थी, क्या मौत से ठीक पहले घर में कोई बहस या झगड़ा हुआ था। ये मिनट बाय मिनट टाइमलाइन सेट करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि आरोपी पति समर्थ सिंह 7 दिन की पुलिस कस्टडी में है, और क्योंकि समर्थ खुद एक वकील हैं और एक लीगल बैकग्राउंड वाले परिवार से आते हैं तो पुलिस को एक अलग स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ रही है। वो एक ही बार में सारे सवाल नहीं पूछ रहे, इसके बजाय परत दर परत पूछताछ हो रही है ताकि उन्हें रटे रटाए जवाब तैयार करने का मौका ही ना मिले। और हाँ, कटारा हिल्स पुलिस स्टेशन में उन्हें कोई आम सुविधाएं या वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा। उन्हें साधारण पानी और बिना कूलर के रखा गया है। अब चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पति की कहानी। मौत से ठीक पहले के हफ्तों में आखिर क्या चल रहा था, इसे पूरी तरह से समर्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। समर्थ ने जो टाइमलाइन बताई है उस पर थोड़ा गौर कीजिए। 17 अप्रैल को प्रेगनेंसी कंफर्म होती है और उनके मुताबिक बस यहीं से त्विषा के बर्ताव में बदलाव आने लगा। वो उसी दिन दिल्ली चली गई, फिर 23 अप्रैल को भोपाल वापस आई। अगले ही दिन यानी 24 अप्रैल को दोनों का बेंगलुरु जाने का प्लान था। लेकिन समर्थ का दावा है कि त्विषा ने अचानक मना कर दिया और अपने भाई के पास अजमेर चली गई। फिर 30 अप्रैल को वो दिल्ली से लौटी। ये जो अचानक यात्राएं हैं, रद्द किए गए प्लान्स हैं, पुलिस इन सभी क्लेम्स को ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स, ट्रेन डिटेल्स और मोबाइल लोकेशंस के जरिए क्रॉस वेरीफाई करेगी। इंटेरोगेशन के दौरान समर्थ ने एक बहुत ही अहम दावा किया। उन्होंने कहा कि वो ग्लैमर की दुनिया से थी और घरेलू जिंदगी उसके लिए नहीं थी। अब सोचिए, पुलिस इस स्टेटमेंट को कितनी बारीकी से देख रही होगी। क्या ये सच में एक जेन्युइन फैक्ट है या फिर ध्यान भटकाने की कोई कोशिश ताकि पूरा फोकस त्विषा की मानसिक स्थिति पर चला जाए? इस दावे की सच्चाई इन्वेस्टिगेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। अब यहाँ से कहानी थोड़ी और कॉम्प्लिकेट होती है। तीसरा हिस्सा, परिवार के आरोप। यहाँ हमें 2 बिल्कुल अलग नैरेटिव्स देखने को मिलते हैं। पुलिस के सामने अब एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। एक तरफ समर्थ कह रहे हैं कि शादी के बाद रिश्ता बिल्कुल नॉर्मल था और परेशानियां बिल्कुल अचानक शुरू हुई, पर दूसरी तरफ त्विषा के परिवार के आरोप बेहद संगीन हैं। वो दहेज के दबाव, घरेलू झगड़े और लगातार हरासमेंट की बात कर रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेटर्स क्या करेंगे? वो समर्थ को आमने सामने बिठाकर इन आरोपों से कन्फ्रंट करेंगे कि अगर रिश्ता इतना ही नॉर्मल था तो परिवार ऐसी परेशानी की बातें क्यों कर रहा है। चलिए अब इस केस के चौथे और सबसे क्रूशियल हिस्से पर आते हैं, क्राइम सीन का पुनर्निर्माण। यहाँ हमारा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस छोटी सी समय सीमा पर होगा जब ये आखिरी घटनाक्रम हुआ। 12 मई की शाम के टाइमलाइन पर थोड़ा ध्यान दीजिए। समर्थ के मुताबिक शाम 6 बजे त्विषा पार्लर से घर आई। इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। फिर करीब 6:30 से 7:30 के बीच दोनों ने घर के सामने पार्क में एक साथ वॉक की। रात 8:30 बजे वो दोनों टीवी देखने कमरे में गए। उनके अनुसार उसकी कुछ देर बाद त्विषा नीचे फोन पर बात करने चली गई और समर्थ थककर सो गए, और उसके बाद फोन कॉल्स उठना बंद हो गए। अब यहाँ एक आम इंसान की तरह और एक इन्वेस्टिगेटर की तरह सोचिए, अगर दोनों ने मौत से ठीक कुछ घंटे पहले एक साथ वॉक की, खाना खाया, टीवी देखा, तो अचानक उस छोटी सी विंडो में ऐसी कौन सी बात हुई जिसने शाम को इतना दर्दनाक बना दिया? क्या टीवी देखने के बाद कोई बहस हुई थी? और सबसे हैरान करने वाली बात, जब वो छत की तरफ जा रही थी तो पूरे घर में किसी ने उन्हें देखा क्यों नहीं? समर्थ ने जो रेस्क्यू सीक्वेंस बताया है वो थोड़ा ध्यान से सुनिए। उनका कहना है कि उनकी माँ, जो कि एक रिटायर्ड जज हैं, उन्होंने त्विषा को एक एक्सरसाइज बेल्ट से छत पर लटकाते हुए पाया।
फिर समर्थ ने नीचे से सहारा दिया, जबकि माँ ने पास के बेड पर चढ़कर फंदा ढीला किया। फिर पड़ोसियों को बुलाकर सीपीआर देने की कोशिश हुई। अब पुलिस इस सीक्वेंस को सिर्फ मान नहीं लेगी, वो वहां फिजिकल रिकंस्ट्रक्शन करेंगे। ट्विशा की हाइट 5 फुट 8 इंच और वजन करीब 80 किलो था। तो क्या ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स मौके के फिजिकल हालात से लिटरली मेल खाते हैं? ये एस्टैब्लिश करना बहुत जरूरी है। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे ठोस हिस्से पर, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। क्योंकि देखिए, जब इंसानी किस्से और बयान आपस में टकराते हैं ना, तो आधुनिक पुलिस हमेशा तकनीकी सबूतों पर ही भरोसा करती है। इसमें सबसे पहले आता है पार्लर से वापसी का सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स यानी सीडीआर। एक बड़ा पॉइंट ये है कि त्विशा के पास 2 फोन्स थे, एक एप्पल और एक सैमसंग। ये दोनों फोन्स अब इन्वेस्टिगेटर्स के पास हैं और इनकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन से उनकी आखिरी बातचीत और मेंटल स्टेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एम्स हॉस्पिटल की मेडिकल टाइमलाइन को भी बराबर मैच किया जा रहा है परिवार के दावों के साथ। एक और ट्विस्ट देखिए, घटना के ठीक बाद जो फ़ोन कॉल्स किए गए वो भी इन्वेस्टिगेशन के दायरे में हैं। त्विशा की सास ने घटना के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशियल कॉन्टैक्ट्स को जो फ़ोन किए, यहाँ तक कि सीसीटीवी मेंटेनेंस वालों को किए गए कॉल्स की भी पड़ताल हो रही है। पुलिस ये फिगर आउट कर रही है कि क्या ये सच में सिर्फ पैनिक में किए गए कॉल्स थे या फिर क्राइम सीन को मैनेज करने और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करने की कोशिश। अब एक और बड़ा सवाल है जो पुलिस पूछ रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद समर्थ कई दिनों तक गायब क्यों थे? उस दौरान उन्होंने किससे संपर्क किया? किसने उनकी मदद की? क्या वो सरेंडर करने या कोऑपरेट करने के बजाय अपना कानूनी बचाव तैयार कर रहे थे? उनका एक वकील होना इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में एक अलग ही लेवल की कम्प्लेक्सिटी जोड़ देता है। कानूनी रूप से देखें तो फिलहाल समर्थ और उनकी मां पर दहेज हत्या और क्रूअल्टी यानी क्रूरता के आरोप हैं। पर अगर ऐसे सबूत मिलते हैं तो आत्महत्या के लिए उकसाने जैसी धाराएं भी ऐड की जा सकती हैं। हालांकि ये क्लियर कर देना जरूरी है कि पुलिस की तफ्तीश पूरे तरीके से ठोस एविडेंस और फोरेंसिक रिकॉर्ड्स पर चल रही है। जो दावे सिर्फ मीडिया में चल रहे हैं, बिना किसी ऑफिशियल बयान के लीगल प्रोसेस में उनका कोई मतलब नहीं निकलता। तो आखिर में घुमा फिरकर बात वहीं आती है, क्या फोरेंसिक सच्चाई और फिजिकल एविडेंस इन इंसानी बयानों से मैच करते हैं? एक तरफ पति की पूरी नैरेटिव है और दूसरी तरफ एक नाराज परिवार के संगीन आरोप। क्या मोबाइल डेटा, पोस्टमार्टम और क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शन से असल सच्चाई निकलकर सामने आएगी जो पर्दे के पीछे छुपी है? एक इन्वेस्टिगेटर के लिए इन डॉट्स को कनेक्ट करना किसी जायंट पजल से कम नहीं। तो सोचने वाली बात यह है कि जब सारे सबूत सामने आएंगे तो क्या नया रुख लेगा ये केस? यहीं पर हमारा आज का ये विश्लेषण समाप्त होता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, इस पर जरूर विचार कीजिएगा।